कैरियर वेल, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। चाहे एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चंस की यहां से भरमार रहती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र कह रहे हैं, इसमें हम लोग अपने शरीर में मौजूद जितनी भी ग्रंथियां हैं उनका जिक्र करने वाले हैं। किनका? ग्लैंड्स का, यानी ग्रंथियों का जिक्र करने वाले हैं। और इन ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार सभी लाइव आ जाएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ हैं अजय कुशवाहा, दीपक, चंद्रकला शर्मा, बपन विश्वास, आदेश चौधरी। चलिए, सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। हबीबा इकबाल, मानवी त्यागी, दीपक शाकिया। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का हम आगाज करेंगे। ठाकुर शिवानी हमारे साथ हैं। राधे राधे ठाकुर, कैसी हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम अपने अंतःस्रावी तंत्र की बात करेंगे, जिसमें ग्लैंड का जिक्र होगा। किसका जिक्र होगा? ग्लैंड्स का जिक्र होगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये ग्लैंड्स होते क्या हैं। बताइए सूरज, प्रिंस, ग्लैंड क्या होते हैं? ठाकुर शिवानी, हाँ चलिए आ गए दीपक साहब। तो दीपक साहब बताइए कि ग्रंथि क्या होते हैं? अर्नब महतो जी, सूरज साहब, प्रिंस कुशवाहा साहब, हबीबा इकबाल साहिबा, और जितने लोग भी, ठाकुर शिवानी साहिबा, जितने लोग भी लाइव हैं, बताइए कि ये ग्रंथि क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंड्स? तो आप कहेंगे सर देखो, ग्लैंड्स कोई स्पेशल चीज नहीं होता। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, ऑर्गन्स है ना। हमारा दिल है, जिगर है, नजर है, ये सब क्या है? हमारे अंग हैं शरीर के। ऐसे ही ग्लैंड भी अंग होता है, पर ये वो अंग होते हैं, ये वो ऑर्गन होते हैं जो कोई केमिकल रिलीज करते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से कि दोज ऑर्गन्स विच सेक्रीट स्पेसिफिक केमिकल्स आर नोन एज व्हाट? ग्लैंड्स। वह अंग जो कोई केमिकल रिलीज करते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं, ऐसे अंगों को क्या नाम दे दिया गया है? ग्रंथि। अब देखिए, वो केमिकल हार्मोन हो सकता है, वो केमिकल एंजाइम हो सकता है, वो केमिकल आंसू हो सकता है, पसीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मेल में प्रोस्टेट होती है, पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सूरज, ठीक है। तो सिर्फ हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं, जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई उसको हम कह देंगे कि ग्रंथि नहीं। आप बिल्कुल सिंपल सा बोलिएगा कि वो अंग जो कोई केमिकल रिलीज करते हैं। तो देखो, हमने एकदम अपने शब्दों में लिखा है ना, कोई भी किताबी लैंग्वेज नहीं है। लिखा है कि दोज ऑर्गन्स विच सेक्रेट क्या? स्पेसिफिक केमिकल्स। वह अंग जो विशेष प्रकार के रसायन स्रावित करते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं। ओके, ग्रंथि कहलाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों के प्रकार। आप जानते हैं कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन, बहिस्रावी ग्रंथियां, मिक्स्ड, मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, ठीक है जी। जोगेश नायक, अहम शुक्ला, नेहा यादव, ध्रुव कुमार, बात आ रही है समझ में? अब कमेंट को विराम देते हैं हम लोग और थोड़ा सा सीरियस हो करके इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। रटने वाली भी चीजें हैं और कॉन्सेप्ट वाली भी चीजें हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ मुखातिब रहिएगा। हम एक स्लाइड पर इन तीनों के डिफरेंसेस आपको दिखाने वाले हैं। एक स्लाइड पे हम तीनों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2-3 पेजेस में लिखी रहती हैं चीजें। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि एंडोक्राइन में, एक्सोक्राइन में और मिक्स्ड ग्लैंड में क्या अंतर होता है। ठीक है जी श्रेया, चलिए तो हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड।
सो इन दिस कॉलम वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें हमने रखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों को, यहां पे हमने लिखा है बहिस्रावी ग्रंथियां, एंड इन थर्ड कॉलम वी हैव मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। अब आप देखिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो समझिएगा मेरी बात को कि वैसी ग्रंथियां जिसमें डक्ट नहीं होता, डक्ट समझते ना, डक्ट मतलब नलिका, डक्ट मतलब क्या होता है, नलिका, ट्यूब, वह ग्रंथियां जिसके पास डक्ट नहीं होता, ट्यूब नहीं होता, उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन वैसी ग्रंथियां जिसके पास नलिका होती है, डक्ट होता है, जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है ना, जिसके लिए उसने बनाया है उसी तक पहुंचा रहा है नलिका के थ्रू। डक्ट मतलब क्या होता है, नलिका के थ्रू। तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे देखिए ना, हमारी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है ना हमारे शरीर में। एक होता है, एक जोड़ा होता है कान के नीचे यहां पे गालों में, एक जोड़ा होता है यहां पे, एक जोड़ा होता है टंग के नीचे। इन सभी जगह से लार नलिकाओं के माध्यम से कहां पहुंचता है, हमारे बक्कल कैविटी में, मुख गुहिका में। आंसू की ग्रंथि यहां पे होती है, नलिका के माध्यम से आंखों में जाकर आंसू को पहुंचाती है। पसीने की ग्रंथि त्वचा के नीचे होती है और एक नलिका के माध्यम से ये ग्रंथि त्वचा की सरफेस सतह पे खुलती हैं और पसीने को स्रावित करती हैं। तो वो सारी ग्रंथियां जिसके पास डक्ट होता है, डक्ट मतलब नलिका, ट्यूब होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। तो लिख दिया है कि दे आर डक्टेड ग्लैंड्स, डक्ट वाला, डक्टेड, डक्ट वाला, यह नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है। तो वो ग्रंथियां जिसके पास नलिकाएं होती हैं, जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है, जैसे आंसू आंखों के लिए, लार आपके मुंह के लिए, तो वहां पे डायरेक्ट पहुंचाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन देखिए ना, वो सारी ग्रंथियां जिसके पास नलिका नहीं होगी, नलिका नहीं होगी, वो ग्रंथियां कहलाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो दे आर डक्ट लेस, लेस मतलब बिना डक्ट वाला, ये नलिका विहीन होती है। तो ये अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचाएंगी, भाई इसके पास तो नलिका थी, डायरेक्ट पहुंचा दे रहा था। ये क्या करता है कि ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, डायरेक्ट क्या करता है, रक्त प्रवाह में छोड़ देता है। ब्लड पूरी बॉडी में रन करता है, इसके प्रोडक्ट से जिसको फायदा उठाना है उठाए, जिसको नहीं फायदा उठाना है मत उठाए, है ना। तो ये क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को क्या करता है कि ब्लड में छोड़ देता है, ब्लड पूरी बॉडी में रन करता है, जिससे इसको फायदा उठाना है उठाए, जिसको नहीं फायदा उठाना है मत उठाए, है ना। और मिश्रित ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां होती हैं जिसका कुछ भाग अंतःस्रावी और कुछ भाग बहिस्रावी होता है। सो दोज ग्लैंड्स which have endocrine as well as exocrine parts are known as what, mixed gland। वैसी ग्रंथियां जिसका कुछ भाग अंतःस्रावी और कुछ भाग बहिस्रावी होगा, मिश्रित ग्रंथियां कहलाएगी। दूसरा याद रखना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन निकालती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। तो भाई ये क्या करेंगी, आप कहेगा सर ये दोनों स्रावित करेगी। मिश्रित ग्रंथि का जो अंतःस्रावी भाग होगा वो हार्मोन रिलीज करेगा, जो बहिस्रावी भाग होगा वो एंजाइम रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, है ना। तो ये बिना डक्ट वाला, ये डक्ट वाला, और इसका कुछ भाग जो है डक्ट वाला होगा, कुछ भाग बिना डक्ट वाला होगा, है ना। ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा, ये छोड़ देगा ब्लड में। जैसे अगर मैंने कुछ लिखा है तो किसी तक पहुंचाने के कई रास्ते हैं, मैंने किसी को लिख कर दिया और कहा कि उसी को दे देना, तो हमारा मैसेज उस तक डायरेक्ट पहुंच गया, है ना। पहले कभी कभी गलत हाथों में खत चला जाता था तो बड़ी परेशानी हो जाती थी, है कि नहीं। तो मैंने किसी को अपना पैगाम दिया किसी के हाथों और कहा कि उसको दे देना, तो डायरेक्ट पहुंच गया उस तक। कौन है वो, एक्सोक्राइन है। लेकिन मैंने जो कुछ लिखा है उसको नेट पे अपलोड कर दिया, है ना, नेट पे अपलोड कर दिया, नेट पूरी दुनिया में देखा जाता है। हमारी लेखनी से, हमारी राइटिंग से जिसको फायदा उठाना है उठाए, जिसको नहीं फायदा उठाना है मत उठाए। कौन है वो, ये वाला है एंडोक्राइन वाला। एंडोक्राइन क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है, ब्लड पूरी बॉडी में रन करता है जी,
इसके प्रोडक्ट से जिसको फायदा उठाना है उठाए, जिसको नहीं फायदा उठाना है मत उठाए। और ये वाला देखो, ये जो है अपना मैसेज भेजने के लिए कभी कभी खत लिखता है, कभी कभी नेट का इस्तेमाल करता है, दोनों साधन यूज करता है वो। अरे हार्मोन क्या है? मैसेज ही है, मैसेज ही तो होता है जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है कि नहीं? नाउ उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि भाई एक्सोक्राइन में आ गया लेक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड, आंसू की ग्रंथियां यहां पे होती है, नलिका के माध्यम से आपकी चली आती है आंसुओं में, आंखों में। उसके बाद होती है पसीने की ग्रंथियां, जिसको स्वेद ग्रंथियां कहते हैं। पसीने की ग्रंथि त्वचा के नीचे नलिका के माध्यम से त्वचा की सतह पे स्किन के सरफेस पर खुलती हैं। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, सब जगह से आपके लार मुंह में आते हैं। तो ये आपके जो आंसू की ग्रंथियां हैं, जो आपकी पसीने की ग्रंथियां हैं, जो आपकी लार ग्रंथियां हैं, ये सब कैसी ग्रंथियां हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना? तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? लेक्राइमल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं टीयर ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या आंसू की ग्रंथि। ये देखिए, ये आंसू की ग्रंथि होती है यहां पे। दिस इज लेक्राइमल ग्लैंड, मतलब अश्रु ग्रंथि या आंसू की ग्रंथि। इसमें आंसू भरा हुआ है, इसमें आंसू भरा हुआ है। और ये अश्रु ग्रंथि जो है ना, वो नलिका के माध्यम से आपकी आंखों में जाकर खुल रही है, आंसुओं को पहुंचा रही है। और ये जो आंसू है ऐसे आंखों से बहते हैं, ये देखिए क्या बहते हैं। अब ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है वो क्या सेक्रीट करता है? आंसू स्रावित करता है। क्या करता है? आंसू स्रावित करता है। और आंसू में एक एंजाइम होता है, आंसू में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम कहते हैं। क्या बोलेंगे गाइस? लाइसोजाइम कहेंगे। और ये जो लाइसोजाइम होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है, जीवाणुरोधी होता है, जीवाणुओं को मारने की क्षमता होती है लाइसोजाइम में। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपकी आंखों में कुछ चला जाता है तो आपने देखा होगा अपने आप आंसू बहते हैं, ताकि इन आंसुओं में जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया वगैरह को मार दे, है कि नहीं? ये ग्रंथि जो है वो महिलाओं में काफी एक्टिव होती है, तुरंत एक्टिव हो जाता है और टप टप आंसू बहने लगते हैं। पुरुषों में भी एक्टिव होती है ये ग्रंथि, लेकिन पुरुष थोड़ा इसको कंट्रोल में रखते हैं। क्यों? ईगो हर्ट होगा ना, सामने रोएंगे, अरे मर्द होकर रो रहा है ना? तो पुरुषों में भी एक्टिव होती है, लेकिन वो कहां जाकर एक्टिव होती है? बाथरूम में। पुरुष तन्हाई में रोते हैं, सबके सामने रोने में उनका ईगो हर्ट होता है, अरे मर्द को दर्द नहीं होता, है ना? मर्द को दर्द नहीं होता। हार्मोन और एंजाइम में अंतर समझ में आ जाएगा शिवम साहब, पहले हार्मोन डिस्कस करने दीजिए, फिर आप खुद कहोगे कि क्या डिफरेंस है। लेकिन देखो, जब भी रोना आए रो देना चाहिए। रोने के 2 फायदे होते हैं, एक तो आंखें साफ हो जाती हैं, और दूसरा दिल का जो दर्द है वो आंसुओं की शक्ल में बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा कि पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं महिलाओं के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पुरुष खुलकर रोते नहीं, अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं, और महिलाओं को कुछ हुआ तुरंत आंसू निकाल देती हैं, दिल हल्का हो जाता है उनका। और पुरुष बेचारे रोते नहीं तो ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और ना बताते हैं किसी को। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी रोना आए चिल्ला चिल्ला कर रोइए, दरवाजा बंद करके रोइए, मजा आ जाएगा जीवन में। एक शायर कहते हैं कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, बेबाक मतलब फ्रैंक, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। और एक और शायर कहते हैं कि हजारों अश्क, अश्क मतलब क्या? आंसू, हजारों अश्क इन आंखों की हिरासत में थे, हजारों अश्क इन आंखों की हिरासत में थे, फिर तुम्हारी याद आई और इन्हें जमानत मिल गई। तो आंसुओं को हिरासत में मत रखिए, जमानत देते रहिए, दिल हल्का रहेगा। और एक और शायर कहते हैं कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता,
पॉलिटिकल डिबेट, सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो पहले लोग इश्क को इबादत कहते थे, खुदा कहते थे, अभी कहते हैं तेरा प्यार हुक्का मार। तो इश्क बदल गया तो शायरी बदल गई। पहले लोग कहते थे कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, आंख हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, एक एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो। इस तरह की शायरियां होती थी। प्यार को नाम देने से लोग डरते थे। अभी कैसे गाने आते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बताइए ये क्या गाना है? ये गाना है कि इनविटेशन है ये? तो इश्क बदल गया तो शायरियां बदल गई, तेरा प्यार हुक्का मार, इस तरह के गाने आ रहे हैं। तो ये कैसी ग्रंथि हुई? एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ क्योंकि एक नलिका के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो आंसुओं में जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। आंखों में एक और ग्रंथि होती है जो आपकी पलकों में पाई जाती है, जो आंखों में ऑयल रिलीज करती है। एक तो आंसू रिलीज कर रहा है, उसका नाम क्या है, लेक्राइमल ग्लैंड। ऑयल रिलीज करने वाली भी ग्रंथि होती है जिसका नाम है मीबोबियन ग्रंथियां, जो तेल ग्रंथियां होती है जो आंखों में ऑयल रिलीज करती हैं ताकि आंखों में लिब्रिकेशन बना रहे और आंखें आपकी फ्रिक्शन की वजह से लाल ना हो जाए। तो आंखों में मौजूद एक और ग्रंथि है जी, जिसका नाम क्या है, मीबोबियन ग्रंथियां। क्या नाम है इसका, बताइएगा क्या नाम है? आंखों में दूसरी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो है मीबोबियन ग्रंथियां, जो दरअसल क्या है, जो दरअसल तेल ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड होती है जो ऑयल रिलीज करती है। देखिए ये पलकों में होती है इस तरह से, ये पलकों में होती है मीबोबियन ग्रंथियां। ये सब क्या है, ये सब मीबोबियन ग्रंथियां हैं जो आंखों में क्या रिलीज करेगी, ऑयल रिलीज करती रहती है, ऑयल रिलीज करती रहती है, जो आंखों में लिब्रिकेशन को बनाए रखती है। ये देखिए नलिका के माध्यम से खुल रही है आंखों में और ऑयल रिलीज कर रही है ताकि आंखों में लिब्रिकेशन बना रहे। है कि नहीं जी? बात आ रही है समझ में? चलिए, तो आंखों में दो ग्रंथियां हो गई ना, ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं? तो आप कहेगा सर दोनों ही आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए क्योंकि दोनों ही नलिका के माध्यम से खुल रही हैं। उसके बाद आ जाइए त्वचा में। त्वचा में जो होती हैं गाइस, त्वचा में भी दो ग्रंथियां होती हैं। एक तो होती है पसीने की ग्रंथियां, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया देखिए हेयर फॉलिकल हो गया, है ना। बाल की जड़ को क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल कहते हैं, है ना, हेयर फॉलिकल कहते हैं। और इस हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती हैं, इस हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती हैं आपकी सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, है ना। सिबेसियस ग्लैंड जिसको बोलते हैं वसामय ग्रंथियां, क्या बोलते हैं, वसामय ग्रंथियां। वसामय ग्रंथियां जो क्या करती हैं, जो क्या करती हैं, ऑयल रिलीज करती हैं। आप सुबह उठकर अपना नाक ऐसे छुओ, देखिएगा तेल तेल सा दिखेगा। तो ये जो ऑयल रिलीज होता है आपकी त्वचा पे, वो कौन करता है, ये सिबेसियस ग्रंथियां, वसामय ग्रंथियां रिलीज करती हैं। और इसके अलावा त्वचा में एक और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, स्वेद ग्रंथियां या पसीने की ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां। तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो दो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी आंखों में, दो एक्सोक्राइन आपकी त्वचा में, फिर लार ग्रंथियां हो गई, लार ग्रंथियां हो गई, है ना। तो ये सब याद कर लेना है आपको कि ये जो सिबेसियस ग्लैंड है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथि होती है ना, ये त्वचा में मौजूद होती है जो तेल रिलीज करती है। ओके, उसके बाद आ जाइए अस्तन ग्रंथियां यानी मेमोरी ग्लैंड्स। अस्तन ग्रंथियां भी क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अस्तन ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो नलिका के माध्यम से मिल्क को क्या करती हैं, सेक्रीट करती हैं बॉडी के बाहर। और एक चीज याद रखना है आपको कि जो अस्तन ग्रंथियां होती हैं ये रूपांतरित क्या होती हैं, आपकी पसीने की ग्रंथियां होती है। पसीने की ग्रंथियां रूपांतरित होकर क्या बनाती हैं, अस्तन ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। सो मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड।
बात आ रही है समझ में? स्तन ग्रंथियां रूपांतरित स्वेद ग्रंथियां होती हैं, इसको जरा याद रखना है आपको। बात आ रही है समझ में? चलो, हर्षल वाजपेयी साहब, बिल्कुल, बायोलॉजी विद शेरो शायरी, क्लास का नाम ही अपना क्या है? बायोलॉजी विद शेरो शायरी, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी क्या है? जिस्म का अध्ययन। बायोलॉजी है क्या? जिस्म का अध्ययन है। तो जिस्म को बिना शायरी के साथ कैसे पढ़िएगा? जब दिल पढ़ेंगे वहां पे शायरी आएगी, जिगर पढ़ेंगे वहां पे शायरी आएगी। ठीक है जी हर्षल वाजपेयी साहब। तो कितनी बहिस्रावी ग्रंथियों को याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स? देखो, ये हो गई हमारी सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, मीबोबियन ग्रंथियां, सिबेसियस ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां। ये सब के सब जो है, ये सब के सब जो है आपके मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण हो गए। प्रीति, स्वागत है आपका, शुक्रिया लाइव आने का। आप हमेशा रिकॉर्डेड दिखती हैं, तो लाइव आने का शुक्रिया आपका। बंटी साहब, बंटी स्वामी जी अभी तशरीफ लाए हैं क्या? नहीं, बेबी होने से पहले दूध नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो दिखाएंगे आपको, क्योंकि वो हार्मोनल कंट्रोल होता है ना उस पे। हाँ, हम हार्मोन इंजेक्ट करके ला सकते हैं आर्टिफिशियली, ऐसे नेचुरली नहीं आएगा मिल्क। अब आ जाइए आपका मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में कौन कौन है? तो पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है। उसके बाद आ जाइए एंडोक्राइन ग्लैंड जितने हैं आपके शरीर में मैंने लिख दिया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रीनल, जिसको अधिविरक कहते हैं। आप कहिएगा सर यहां से क्वेश्चन कैसे होगा? यहां से क्वेश्चन एक तो ऐसे होगा कि कौन एक मिक्स्ड ग्लैंड है या नहीं है, कौन एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है या नहीं है, कौन एंडोक्राइन ग्लैंड है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन होगा कि कौन सी ग्रंथि डक्टलेस होती है, नलिका विहीन होती है, तो इनमें से कोई आंसर होगा। 3 ऑप्शन इससे बनाएगा, 1 ऑप्शन इससे रहेगा जो सही होगा। कौन एक नलिका युक्त है, तो इनमें से कोई होगा। कौन अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है, तो इनमें से कोई एक होगा। कौन अपने प्रोडक्ट को रक्त प्रवाह में छोड़ती है, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है, तो इनमें से कोई एक होगा। किस ग्रंथि का कुछ भाग अंतःस्रावी या बहिस्रावी है, तो इनमें से कोई एक होगा। कौन एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती हैं, तो इनमें से कोई एक होगा। अब हम क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने होते हैं आपकी बॉडी में वो हम सब लिख दिया है हमने, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार बताओ क्या ये टेबल कंप्लीट हो गया? तो हम आगे बढ़ें फिर। समीन हमारे साथ हैं, एमडी आफ्ताब हमारे साथ हैं, शुक्रिया आफ्ताब साहब, पुनीता रॉय, बंटी स्वामी, जितने लोग भी लाइव हैं। तो आप लोगों की अच्छी बात यह है कि एकदम आराम से आप लोग पढ़ते रहते हैं। जब मैं कहता हूं कि कमेंट को विराम दे दीजिए तो बिल्कुल आप रोक लेते हैं कमेंट्स को, मजा आ जाता है। ऐसा ही होना चाहिए, है ना जी? समीन बताइए, कंप्लीट हो गया ना दीपक? आगे बढ़ लूं? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा? हाइपोथैलेमस माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे है पूछा जाता है कि जो मां का पहला दूध होता है, जो थोड़ा येलोइश कलर का होता है, जो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए क्योंकि वो बच्चे को इम्यूनिटी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है और येलोइश कलर का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रख लेना है कि उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम कहते हैं। दीपक ने पहले ही उत्तर दे दिया। ठीक है जी आफ्ताब साहब, दीपक, समीन, जितने लोग भी लाइव हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? और ये बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए क्योंकि ये बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है ना? तो वैसे मां का दूध बच्चे के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। लेकिन आजकल तो बच्चे को दूध पिलाते नहीं, लोग इतने बिजी हो गए हैं कि भाई काम धाम में, कि अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला पाते। अगर पहले कोई मजबूरी है, मां को दूध नहीं हो रहा है, तब बच्चा डब्बे के दूध पे पलता था। अब बिजी होने के कारण जो है ना, बच्चा डब्बे के दूध पे पलता है।
लेकिन बच्चे को मां का दूध जरूर पिलाना चाहिए। अदरवाइज बच्चों में जब लड़ाइयां हो जाती हैं तो अगले ने अगर चैलेंज कर दिया कि मां का दूध पिया तो निकल बाहर, तो आज का बच्चा सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं पिलाया था कि नहीं पिलाया था। तो आपने अगर पिलाया तो बच्चा बोलेगा हाँ पिया है, आते हैं बाहर। तो डब्बे के दूध पे लिखा रहता है कि मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है, ऐसे थोड़ी लिखा रहता है कि नहीं। चलिए, तो पहली ग्रंथि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और वो ग्रंथि है हमारा हाइपोथैलेमस। स्टार्ट करें, हाइपोथैलेमस स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद हाइपोथैलेमस माय डियर फ्रेंड्स। हाइपोथैलेमस, तो पहली जो अंतःस्रावी ग्रंथि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है आपका हाइपोथैलेमस। लोकेशन याद रख लीजिएगा, स्थान कहां पाया जाता है, तो ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये हमारे पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पिट्यूटरी ग्लैंड भी लिख सकता है या शुद्ध हिंदी में से पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे जरा देखेंगे आप, यहां पे जरा देखेंगे आप कि ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आपका पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये पीयूष ग्रंथि के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे देखिए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की जरूरत है हमारी बॉडी को, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक पिट्यूटरी के पास हाइपोथैलेमस से ऑर्डर नहीं आ जाता। ऑर्डर इन द सेंस कि पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, तब जाकर पिट्यूटरी को खबर होगी कि अच्छा मुझे ये हार्मोन रिलीज करना है। मतलब पिट्यूटरी की बागडोर हाइपोथैलेमस के हाथों होती है। पिट्यूटरी अपने बन से कोई काम नहीं करता। पिट्यूटरी के हार्मोन की जब जरूरत होगी बॉडी को ना, तो इसको कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा कि भाई तुम ये रिलीज करो हार्मोन। सो ये हाइपोथैलेमस ना पीयूष ग्रंथि के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसी को तो लिखा है मैंने, it controls and regulates the functions of pituitary gland, or you can say it controls and coordinates the functions of pituitary gland। यह पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित एवं समन्वयित करता है। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि इट कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। यह भूख प्यास एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज द सेंटर ऑफ लव, हेट, एंगर एंड इमोशनल रिएक्शंस, है ना। यह प्रेम, घृणा, क्रोध एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र होता है। यह प्रेम, घृणा, क्रोध एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई इमोशंस आर कंट्रोल बाई, इमोशंस आर कंट्रोल बाई, है ना, भावनाओं का नियंत्रण होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भावनाओं का नियंत्रण होता है मस्तिष्क से। और अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क का भी कौन सा पार्ट, तो सेरिब्रम, पर मस्तिष्क। अगर मैं पूछूं कि इमोशंस आर कंट्रोल बाई, भावनाओं का नियंत्रण होता है, तो आप क्या कहेंगे कि मस्तिष्क से। अगर पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो सेरिब्रम। लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कहां होती हैं, इमोशनल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन, यू विल से हाइपोथैलेमस। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कहां होती हैं, तब आप क्या कहोगे कि भाई हाइपोथैलेमस में होती हैं। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है, इमोशनल रिएक्शंस कहां हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस। जैसे देखिए, जब दो लोगों में इंटरेक्शन होता है, मतलब दो लोगों में इंटरेक्शन हो रहा होता है, मतलब इश्क का जो इनिशियल फेज होता है, तो उस समय आपकी जो बॉडी है उसमें 3 केमिकल्स की भरमार हो जाती है। पहला केमिकल जो रिलीज करता है कौन, आपका हाइपोथैलेमस, जिसका नाम है डोपामीन। दूसरा केमिकल एक और रिलीज होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। क्या नाम है जी, सेरोटोनिन, जो आपके रक्त वाहिकाओं से और आमाशय से रिलीज होता है। और तीसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। क्या, नॉर एपिनेफ्रिन। ये 3 केमिकल की भरमार हो जाती है।
और ये तीनों केमिकल आपको वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में ले जाते हैं, एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। आपको हर तरफ उसी का चेहरा दिखेगा, उसी का ख्याल, उसी की बातें, उसी का जिक्र अच्छा लगेगा। आप जमाने से बगावत कर लेते हैं, यहां तक जिस मां बाप ने आपको जन्म दिया है उससे बगावत पर आमादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है। आपकी बॉडी को इन तीनों केमिकल्स ने हाईजैक कर लिया है। कौन? हाइपोथैलेमस से निकलने वाला डोपामीन, रक्त वाहिकाओं एवं आमाशय से स्रावित होने वाला केमिकल सेरोटोनिन, और एड्रिनल से निकलने वाला नॉर एपिनेफ्रिन। एक अलग दुनिया में आपको लेके चले गए। जैसे देखिए, होली वगैरह के मौसम में लोग भांग पी लेते हैं, तो भांग में कुछ केमिकल होते हैं जो आपको ट्रांस में ले जाते हैं। आपको लगेगा हम ही महाराज हैं। आदमी हवा में उड़ रहा होता है, हंस रहा है तो हंस रहा है, रो रहा है तो रो रहा है। दीवानों जैसी हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से कुछ केमिकल ले लिया जिसकी वजह से आपकी बॉडी की यह हालत हो गई। लेकिन जब इश्क होता है किसी को ना, तो नेचुरली ये तीन केमिकल उसकी बॉडी में स्रावित होते हैं और उसको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। उसकी हालत भी दीवानों जैसी हो जाती है। उस आदमी को देखकर समझ में आ जाएगा कि यह आदमी इश्क में मुब्तला है ना। और बहकी बहकी सी बातें करने लगता है, हर आदमी से लड़ाई पे आमादा हो जाता है। क्यों? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका बॉडी उसके इख्तियार में है नहीं। उसकी बॉडी को इन तीनों केमिकल्स ने क्या कर रखा है? हाईजैक कर लिया है। तो वही बंदा जो कह रहा था कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो वही आदमी कहता है कि हम भी जी कर दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि अब वही आदमी उस केमिकल के प्रभाव में नहीं है। तो एक्चुअली में जो इश्क होता है ना, वो ये केमिकल चेंज होते हैं आपकी बॉडी में और आदमी बहकी बहकी सी बातें करने लगता है ना। चलिए, तो क्या याद रखना है हमें कि यह पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, भूख प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह प्रेम, घृणा, क्रोध एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र होता है और यह दर्द का भी केंद्र होता है। दर्द का भी केंद्र होता है, दर्द यहीं से कंट्रोल होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्द कहां से नियंत्रित होता है, तो उत्तर था हाइपोथैलेमस। बच्चों ने हमसे कहा सर आपने दर्द तो लिखा नहीं, तो मैंने उनको कहा कि देखो यहां से समझना चाहिए था ना, इफ देयर इज लव देयर इज पेन। जहां पे दर्द है वहां पे, जहां पे इश्क है वहां पे दर्द है। तो खुद समझ लेना चाहिए था कि ये जो पेन है वो भी कहां से कंट्रोल होगा, तो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा। बात आ रही है कि नहीं समझ में? वो अट्रैक्शन के लिए अगला केमिकल जिम्मेदार होगा नेहा यादव। अभी उस पे आते हैं। आ रहा है? चलिए बढ़िया बपन साहब, है ना। चलो, तो इतनी बातें हम इसमें याद रखेंगे। अगला जो हमारा जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी ग्रंथि आपके ब्रेन में ही पाई जाती है। तो याद रखना कि तीन ग्रंथियां हमारे ब्रेन में होती हैं। तीन ग्रंथियां हमारे ब्रेन में होती हैं। एक तो हो गया हमारा पीनियल, दूसरा हो गया आपका क्या, दूसरा आप पढ़ रहे हैं कौन सा, पिट्यूटरी, और तीसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये भी, इनका भी स्थान कहां पे होता है हमारे शरीर में, कहां पे, तो मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है। एंड इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने के बराबर होता है। मटर के दाने के बराबर होता है और वजन मात्र आधा ग्राम का होता है, 0.5 ग्राम। कोई कोई बुक 1 ग्राम भी लिख देता है। तो ये क्या है, छोटी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के बराबर इसका साइज होता है, लेकिन उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी अन्य ग्रंथियों के कार्यों को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। So pituitary is also called master gland of the body because it controls the functions of all other glands which are present in your body. ये हमारे शरीर में बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं उनके कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है जी। चलिए, जैसे आपने देखा यहां पे, जैसे आपने यहां पे देखा कि ये हमारा हाइपोथैलेमस और ये क्या है, पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के नीचे बाकी जितनी भी ग्रंथियां इधर या इधर,
पिट्यूटरी इन सभी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन इसके भी फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। जैसे सपोज करो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका मास्टर मैं हुआ। आप कभी बच्चों को पढ़ाने लगे तो वो बच्चे आपको अपना मास्टर कहेंगे, लेकिन आपका मास्टर कौन, मैं ना। तो ये हेड मास्टर टाइप का हो गया। देखो, पीयूष सभी ग्रंथियों के फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन पीयूष के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ओके, तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। प्लीज रिमेंबर, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि का मास्टर है ये, मास्टर ग्रंथि का मास्टर है कौन, तो आप कहेंगे सर हाइपोथैलेमस। नोट कर लीजिएगा। क्लियर। और इस हाइपोथैलेमस से जो डोपामीन सेक्रीट होता है ना, डोपामीन, उसी की वजह से किसी चीज की लत लग जाती है, या किसी इंसान की जो लत लग जाती है आपको, वो डोपामीन होता है। जैसे आप मोबाइल खेल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से रिलीज होता है डोपामीन, जो आपको उसका आदी बना देता है। आपने गाना सुना होगा ना, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो ये जो लत लगती है वो उसकी वजह क्या होती है, यही डोपामीन होती है। डोपामीन की वजह से ही लत लगती है। ठीक है, तो बात आ रही है समझ में। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, है ना। हाइपोथैलेमस पीयूष के कार्यों को नियंत्रित करता है और पीयूष बाकी अन्य ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। नाउ पीयूष से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन देख लेते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। ये जो पहला हार्मोन है माय डियर फ्रेंड्स, उसका नाम है एसटीएच, फुल फॉर्म है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, या इसी को क्या बोलते हैं, जीएच, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। जो लोग ल्यूसेंट पढ़ते हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ल्यूसेंट ने एसटीएच को अलग लिख रखा है और जीएच को अलग लिख रखा है, दोनों अलग अलग हार्मोन लिख रखा है, गलत है वो, एसटीएच को ही जीएच कहते हैं। तो पहला जो हार्मोन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जो पीयूष से निकलता है, उसका नाम है एसटीएच और जीएच, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन। तो नाम ही जब वृद्धि हार्मोन है तो इसका कार्य भी क्या होगा, तो आप कहेगा सर इट टेक्स पार्ट इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यह शरीर की वृद्धि में भाग लेता है, यह शरीर की वृद्धि में भाग लेता है। जैसे सपोज करें कि मदर की तरफ से जीन आया है लंबाई वाला, फादर की तरफ से भी जीन आया है लंबाई वाला, बच्चे को लंबा होना है, बच्चे को लंबा होना है, तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर करेगा, हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा पिट्यूटरी को कि भाई तुम रिलीज करो जीएच या एसटीएच, और ये जीएच एसटीएच क्या करेगा, बॉडी में सेल डिवीजन कराएगा और बच्चे की हाइट बढ़ेगी, है ना। मतलब क्या हुआ कि जीन और हार्मोन मिलकर क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अगर देखिए मदर की तरफ से जीन आया है लंबाई वाला, फादर की तरफ से जीन आया है लंबाई वाला, बच्चे को लंबा होना है, तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा पिट्यूटरी को एक हार्मोन के थ्रू, और पिट्यूटरी रिलीज करेगा क्या अपना जीएच या एसटीएच, और बच्चे का क्या होगा, ग्रोथ होगा। जब जैसा जीन था, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जिस प्रकार का जीन था उस हिसाब से लंबाई हो जाएगी, तो फिर ये दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा इसको ये बताने के लिए कि रुको भाई इतना ही लंबा होना था इसको, है ना, इसका जीन ऐसा ही है, इतना ही लंबा होना था। तो ये क्या करेगा कि भाई पिट्यूटरी अब एसटीएच को
का सिक्रीशन रोक देगा और हाइट आपकी रुक जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपका पिट्यूटरी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, अगर आपका पिट्यूटरी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो आपकी हाइट क्या होगी? नॉर्मल होगी, और नहीं प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो आपकी हाइट एबनॉर्मल हो जाएगी। आपकी हाइट क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी, आपकी हाइट एबनॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हाइट के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो जीन और दूसरा क्या होता है? हार्मोन। अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया है ना, अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया है ना, तो एक बीमारी हो जाती है, एक रोग हो जाता है, उस रोग को बोलते हैं जिगेंटिज्म, भीमकाय शरीर। ये जिगेंटिज्म नाम के रोग का कारण क्या है? कारण है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच या जीएच। जीएच या एसटीएच के अति सरावण से क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। ये देखिए, ये जो है इसमें एसटीएच क्या है? एसटीएच जो है वो नॉर्मल है, सामान्य है, सामान्य ग्रोथ हुआ। लेकिन इसमें क्या होगा कि जीएच का लेवल देखो बढ़ गया, जिसकी वजह से आदमी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आदमी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर पिट्यूटरी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो नॉर्मल ग्रोथ होगा, और प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, है ना। तो एसटीएच और जीएच के अति सरावण से, हाइपर मतलब ज्यादा, सिक्रीशन मतलब निकलना, स्रावित होना, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच कॉजेज अ डिजीज विच इज नोन एज व्हाट? जिगेंटिज्म। इसमें आदमी अत्यधिक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। ठीक है, लंबा हो जाता है। लेकिन अगर एसटीएच कम स्रावित हुआ है तो एक और रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, बौनापन। तो बौनापन नामक रोग का जो कारण है वो है हाइपोसेक्रीशन ऑफ एसटीएच और जीएच। जीएच के अल्प स्रावण से, कम स्रावित होने से क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है। ये देखिए यहां पर एसटीएच जो है वो नॉर्मल है, और यहां पे एसटीएच और जीएच जो है, एसटीएच का लेवल क्या हो गया? कम हो गया, जिसकी वजह से इनकी हाइट छोटी रह गई। तो इस तरह के इंडिविजुअल को आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा, काफी छोटी हाइट वाले लोग जो एसटीएच की कमी की वजह से ऐसे हो गए। पर देखिए दोनों काफी खुश हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, फिजिकल अपीयरेंस मायने नहीं रखता है। जिंदगी में खुश रहने के लिए खुशी का बहाना तलाश करना होता है। अगर आपने खुश रहने का सबब तलाश कर लिया है, बहाना तलाश कर लिया है, तो आप खुश रहेंगे। अदरवाइज आपके पास जितने भी पैसे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, खुश रहने का सबब नहीं है आपके पास, तो आपकी जिंदगी में ये पैसे, ये गाड़ी, ये बंगला कभी खुशी नहीं दे सकते, है ना। वो एक शेर है कि कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई। जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई। जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। कहने का मतलब मेरा यह है कि हाइट का जो कंट्रोल है ना, हाइट का कंट्रोल जीन और हार्मोन कर रहे हैं। ये किसी प्रकार की दवाओं से नहीं बढ़ सकते। आप लटक लो, है ना, दवा खा लो, कुछ भी कर लो, एक टाइम पे आके ये बोन लॉक हो जाते हैं, ये बढ़ते ही नहीं है। आपने मार्केट में ऐड देखे होंगे, कोई प्रोडक्ट रहेगा पीछे और बोलेगा पहले मैं बहुत छोटा था, फिर मैंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और लोग मेरी तरफ आकर्षित होने लगे। तो भाई इस तरह के ऐड के पीछे मत पड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर एसटीएच और जीएच प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, मतलब उसका लेवल आपके बॉडी में ठीक ठाक है, तो ये देखिए ये आदमी जो है वो नॉर्मल वाला है, और ये दोनों में एसटीएच और जीएच का लेवल कम हो गया है और दोनों काफी खुश हैं। इसकी खुशी देखकर मुझे लग रहा है ये टेंशन में आ गया कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, है कि नहीं। हाँ जी, 18 तक तो पढ़ता ही रहता है, 22, 23, 24 तक बढ़ती रहती है हाइट, है ना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन मैटर करता है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा किसका,
तो हार्मोन पहला हार्मोन रिलीज हो रहा है कौन? पहला हार्मोन रिलीज हो रहा है एसटीएच या जीएच। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहलाता है आपका ऑक्सीटोसिन। क्या कहलाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, जिसको और क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, बर्थ हार्मोन। और दुग्ध निष्कासित करने वाला हार्मोन, दुग्ध निष्कासित करने वाला हार्मोन, दुग्ध निष्कासित करने वाला हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन। और इसको कहते हैं लव हार्मोन, और इसको कहते हैं पीटोसिन। कई नाम है इसके। तो आपने जानते होंगे कि इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, इसको बर्थ कंट्रोल हार्मोन कहते हैं, इसको मिल्क एजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, इसी को लव हार्मोन कहते हैं, इसी को पीटोसिन कहते हैं, है ना, पीटोसिन कहते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी से निकलने वाला दूसरा हमारा हार्मोन हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीटोसिन। इसके कार्य जरा देखें, इसके कार्य जरा देखें, देखिएगा। हम इस स्लाइड पे वापस आके पहले कार्य समझ लीजिए। देखिए, जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आता है ना, बच्चे के जन्म का समय नजदीक आएगा, चाइल्ड डिलीवरी का वक्त नजदीक आएगा, तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा किसको? पिट्यूटरी को, कि भाई तुम रिलीज करो क्या? ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। और पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये जो यूट्रस है महिला का जो गर्भाशय है, महिला के गर्भाशय में ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, जबरदस्त संकुचन पैदा करेगा, जिसकी वजह से बेबी बाहर की तरफ पुश होगा। और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? दर्द महसूस होगा, जिसको हम लेबर पेन कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय जो पेन होता है उसको क्या बोलते हैं? लेबर पेन कहते हैं। तो जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आएगा तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा पीयूष को कि तुम रिलीज करो भाई ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा पीयूष, और क्या होगा? ये ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की दीवारों में जबरदस्त संकुचन पैदा करेगा, जिसकी वजह से लेबर पेन प्रोड्यूस होगी और नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। अगर यही हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सेक्रीट नहीं हुआ तो क्या होगा? कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। जैसे बच्चे का जन्म का समय नजदीक है और लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो ये चिंता का विषय होता है कि भाई लेबर पेन क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए, है ना, प्रेरित करने के लिए। और वो इंजेक्शन किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का होता है, जो अभी भी मार्केट में पीटोसिन के नाम से आता है। अलग अलग ब्रांड अलग अलग नाम से बेचते हैं। होता क्या है? पीटोसिन। तो इंजेक्शन लगाने के बाद अगर लेबर पेन आ गया तो आ गया, लेबर पेन आ गया तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, नहीं आया तो फिर सिजेरियन करना पड़ता है। और अब देखिए, सिजेरियन तो आम सी बात हो गई है। पहले लोग कहते थे कि सिजेरियन हो गया, अभी लोग कहते हैं नॉर्मल हो गया, है ना, क्योंकि नॉर्मल होना बड़ी बात हो गई, क्योंकि लोगों ने इस नेचुरल फिनोमेना को बिल्कुल हुआ बना के रख दिया है। लेडी प्रेग्नेंट हुई नहीं कि ये मत करो, वो मत करो, सीढ़ियां मत चढ़ो, काम धाम मत करो, फूल कुमारी बना के रख देते हैं उसको। भाई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम करने की क्या जरूरत है? ज्यादा आराम करेंगे बच्चा मनहूस पैदा हो जाएगा। इस केस में आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा खुश रहेंगे, बच्चा जो है उतना ज्यादा एक्टिव होगा। बच्चा मां के पेट में सारी चीजों को महसूस करने लगता है, चीजों को सुनता है, घूमता फिरता है, लात मारता है पेट में। क्यों? ये बताता है कि देखो हम अभी लात मार रहे हैं, बड़े होकर भी लात ही मारेंगे, ज्यादा उम्मीद मत रखना हमसे, है कि नहीं? ये इस बात का इंडिकेशन होता है। तो ऐसे माहौल में ज्यादा खुश रहिए, काम धाम करते रहिए, पूछा वूछा लगाते रहिए, नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपने गांव में किसी को सुना है क्या कि मतलब सिजेरियन हो गया? अभी पता चला, चल फिर रही है, पता चला कि डिलीवरी हो गई। क्यों? वहां के लोग नॉर्मल लेते हैं, अरे शादी विवाह हुआ है, बच्चा होगा ही। ये कौन सी बड़ी बात है?
यहां पे लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई नहीं कि इतनी सारी दवाइयां लाके उसको वो दे देते हैं, है ना, लग रहा है कि कोई बीमारी हो गई, कोई बीमार हो गया। तो अगर आप एक्टिव रहते हैं ना तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आराम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, नॉर्मल जैसे आप करते हैं वो काम धाम करते रहिए। हाँ, ज्यादा वेट वाली चीजें ना उठाएं, कुछ प्रिकॉशन मतलब बरतनी पड़ती है। तो पहला फंक्शन इसका क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीटोसिन का पहला फंक्शन है इट इंड्यूसेस लेबर पेन एंड प्रोमोट्स नॉर्मल डिलीवरी, है ना, ये नॉर्मल डिलीवरी करवाता है ना। तो यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न करके नॉर्मल डिलीवरी को प्रोमोट करता है, इसलिए इसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा इसका कार्य होता है जन्म के बाद। बच्चे के जन्म के बाद ये मां की बॉडी से मिल्क बाहर निकालते हैं, मिल्क बाहर निकालते हैं। सो इसको मिल्क एजेक्शन हार्मोन यानी दुग्ध निष्कासित करने वाला हार्मोन कहा जाता है। आप जानते हैं कि मिल्क एजेक्शन एक रिफ्लेक्स फेनोमेना होता है। आपने देखा होगा बछड़े को दूध पीते हुए, जब बछड़ा दूध पीना चालू करता है तो थन जो है, थन में दूध नीचे उतरता है, और जैसे ही दूध नीचे उतरता है किसान को पता चल जाता है, वो बछड़े को बांध देते हैं, सारा दूध निकाल लेते हैं, बछड़ा बेचारा तड़पता रहता है। अब देखिए बड़े बड़े डेयरी फार्म्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम बछड़े को ले जाएंगे, फिर उसको पिलाएंगे, फिर वेट करेंगे और फिर उसको बांधेंगे और दूध निकालेंगे। या फिर वो गाय या भैंस जिसका बछड़ा मर गया, उसमें दूध निकालने से पहले क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन किसका होता है? वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है। पर ऑक्सीटोसिन लगाकर इंजेक्शन निकालने से, और कुछ किसान ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने के लिए, गायों से भैंसों से ज्यादा मिल्क निकालने के लिए मिल्क निकालने से पहले इंजेक्शन लगाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का होता है। इससे गायों भैंसों को भी नुकसान है और वो जो लोग उसका मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी नुकसान होगा। तो मतलब जन्म के बाद ये शरीर से मिल्क बाहर निकालता है, इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, है ना। अभी इस पे क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ इसको लव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो लोगों में बॉन्डिंग क्रिएट करता है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब इश्क का इनिशियल फेज होता है, दो लोगों में इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो इस इंटरेक्शन के लिए जिम्मेदार है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कौन? डोपामीन। स्टमक और ब्लड वेसल से रिलीज होता है सेरोटोनिन, और आपके एड्रिनल से रिलीज होता है क्या? नॉर एपिनेफ्रिन। ये तीनों केमिकल एक दूसरे में इंटरेक्शन बनाते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। लेकिन जब बात आगे बढ़ती है, मेल फीमेल को टच करता है या फीमेल मेल को टच करती है, तब रिलीज होता है कौन? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन दो लोगों में जबरदस्त बॉन्डिंग क्रिएट करता है, और फिर लोग जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, है ना, ये जिंदगी तो तुम्हारे साथ ही गुजारनी है। इस तरह की जो बातें करते हैं वो किस केमिकल के प्रभाव में आकर? ऑक्सीटोसिन के केमिकल के प्रभाव में आकर। तो ये दो लोगों में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको लव हार्मोन कहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह ऑक्सीटोसिन सिर्फ फीमेल में होता है तो आप गलत सोचते हैं। यह ऑक्सीटोसिन मेल में भी होता है, लेकिन मेल में कब रिलीज होगा? जब कोई पुरुष अपनी पसंदीदा फीमेल को टच करेगा। पसंदीदा की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई मेल अपने पसंदीदा फीमेल को टच करता है, तब यह रिलीज होता है कौन? ऑक्सीटोसिन, और बॉन्डिंग क्रिएट होती है। ठीक है। लेकिन एक और नेचुरली बात है, नेचुरल चीज है कि ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो फीमेल में ज्यादा होता है मेल के रिस्पेक्ट में। इसलिए फीमेल की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो मेल के रिस्पेक्ट में ज्यादा मजबूत होती है। अगर किसी फीमेल ने एक के साथ बॉन्डिंग कर ली तो वो 7 जन्मों तक अपना रिश्ता मान लेती हैं। आपने पुरुष को देखा होगा कि पुरुष अपनी महिला के साथ जा रहा है, बाहों में बाहें डाले हुए, और इधर उधर भी तकता रहता है। क्यों? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल कम है। वो तीनों केमिकल जिंदगी भर उस व्यक्ति को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आपने अक्सर महिलाओं को कहते हुए सुना होगा कि अरे अपने हस्बैंड पे थोड़ा ध्यान रखो, बहुत इधर उधर ताक झांक करता है। आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते,
ये नेचुरली है। ये जो ऑक्सीटोसिन का लेवल है वो पुरुषों में कम होता है फीमेल के रिस्पेक्ट में। सो जिंदगी भर पुरुष को वो तीनों केमिकल आकर्षित करते रहते हैं बॉन्डिंग हो जाने के बाद। लेकिन भाई कोई पुरुष दिन भर इधर उधर मुंह मारने के बाद फिर शाम को जो घर वापस आ जाता है, वो हार्मोन कौन है? घर लाने वाला यही है। फिर उसको शाम को बॉन्डिंग याद आ जाती है ना। ये हार्मोन उसको शाम को घर खींच के लाता है कि भाई चलो उधर, बहुत हो गया डोपामिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन। ये शाम को घर वापस लाने वाला यही है। अगर यही हार्मोन कम हो गया तो आदमी बेवफा हो जाता है। आपने सुना नहीं, एक डायलॉग है कि हम बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन से हो गए, है ना। तो इसलिए ये दो लोगों में बॉन्डिंग क्रिएट करता है ना, इसको लव हार्मोन कहते हैं इसलिए, है ना। और ये ब्रांड नेम क्या है इसका? पीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का ब्रांड नेम है पीटोसिन। मार्केट में पीटोसिन के नाम से ये मिलता है। तो ये जो इश्क वाला जो हार्मोन है, मतलब इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार है कौन? आपका हाइपोथैलेमस। और बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीटोसिन। आप कहिएगा सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहां से देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब कोई बच्चा जो है अपने मां का दूध पीता है तो फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। बताइए, बात आ रही है समझ में? बताइए, जब कोई बच्चा मां का दूध पीता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? फीमेल की बॉडी से मिल्क एजेक्ट करवाएगा, मिल्क एजेक्ट करवाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि जब कोई मां अपने बच्चे को हग करती है या चूमती है तो फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? तो अगेन ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ऑक्सीटोसिन। क्या ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दो लोगों में जबरदस्त बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ये सिर्फ कपल्स के बीच नहीं, मां बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग होती है, रिश्तेदारों के बीच जो बॉन्डिंग होती है, दोस्तों के बीच बॉन्डिंग होती है, और जो और टाइप के जो बॉन्डिंग्स हो जाते हैं लोगों में, है ना, वो उन सब का जिम्मेदार कौन है? आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो जब मां अपने बच्चे को चूमती है या गले लगाती है तो फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो उत्तर हो गया ऑक्सीटोसिन। जैसे क्वेश्चन है कि भाई अत्यधिक दुग्ध निकालने के लिए गाय भैंसों को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है ना, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो इस पे पूछे गए हैं। सो मुझे इतना भाषण देना पड़ा, अदरवाइज हम निकल लेते। अगर ये सारी क्वेश्चन नहीं पूछते तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो गाय भैंसों को दूध निकालने से पहले ऑक्सीटोसिन का क्या किया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है ना। अब आ जाइए तीसरा हार्मोन। तीसरे हार्मोन का नाम है हमारा LTH। LTH लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन। लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन, या इसी को क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन या दुग्धजनक हार्मोन। दुग्धजनक हार्मोन, देखिएगा ये क्या करता है कि फीमेल की बॉडी में मिल्क बनाता है। लैक्टोजेनिक, जेनरेट करने वाला। लैक्टो शुगर कहां होता है? मिल्क में। तो लैक्टोजेनिक मतलब दूध बनाने वाला जो हार्मोन है, मिल्क प्रोड्यूस करने वाला जो हार्मोन है फीमेल की बॉडी में, वो है LTH। तो इसका काम होगा मिल्क प्रोडक्शन। तो यहां पे बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, मिल्क का निर्माण फीमेल की बॉडी में कौन करेगा? LTH। मिल्क इजेक्ट कौन करवाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फीमेल की बॉडी से मिल्क इजेक्ट करवाएगा और ये प्रोड्यूस करवाएगा। तो बच्चा जब मां का दूध पीना चालू करता है तो ये दोनों ही हार्मोन रिलीज होते हैं। LTH मिल्क बनाएगा और ऑक्सीटोसिन मिल्क बाहर निकालेगा, मिल्क बाहर निकालेगा। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में? तो कुछ और हार्मोन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज वक्त जो है उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। यही प्रोलैक्टिन है, इसी को प्रोलैक्टिन कहते हैं। नेहा, ठीक है। तो आज चूंकि वक्त समय समाप्ति की हो चुकी है घोषणा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम अन्य ग्रंथियां और उससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन है
उसका हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं वो सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जितने भी हमने इंट्रोडक्शन में आपको 25 टॉपिक का नाम गिनवाया था वो सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, घबराइएगा मत। नहीं, बिना बेबी के दूध नहीं आ सकता ना, क्योंकि जब तक बेबी होगा नहीं तब तक ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में ऐसे उस लेवल पे रिलीज नहीं होगा, ये एलटीएच रिलीज नहीं होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। कल की पीएनजी, कल तो क्लास ही नहीं हुई थी, कल तो संडे था ना, मतलब आप सैटरडे की बात कर रहे हैं क्या। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, मुलाकात होगी अगले सेशन में।